कल से चर्चाओं में हैं जोबट के पूर्व विधायक माधो सिंह जी डाबर। चर्चाओं में इसलिए हैं कि टिकट का ऐलान जैसे ही हुआ, विशाल रावत को टिकट की घोषणा हुई, वैसे ही बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके घर पहुंच गए। दबाव बनाया कि ये टिकट से वो सहमत नहीं है और वो चुनाव लड़ें। आज उन्होंने 2 नामांकन लिए हैं, एक बीजेपी से लिया है और एक निर्दलीय लिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी हैं और आपके लिए हम उनसे करेंगे। दादा, क्या कल तस्वीरें आई कि बाहर काफ़ी सारे लोग आपके पास आ गए, क्या बोल रहे थे, क्या मांग है उनकी? सर्वप्रथम तो मैं सीबी लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे ही टिकट का डिक्लेरेशन भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी द्वारा किया गया, विशाल रावत को 192 जोबट से प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही दूसरे दिन प्रातः मैं अपने घर बैठा था और 10 से 12 गाड़ी अचानक आई। सारे पदाधिकारी और सारे सरपंच और सारे जनपद के सदस्य से लगा के जनपद अध्यक्ष सभी आए और उन्होंने कहा कि माधव सिंह जी बहुत गलत हुआ है, आपको चुनाव लड़ना है। और उन्होंने इस प्रकार से एक मीटिंग जैसा किया और उसमें सब ने अपने अपने विचार रखे और व्यक्त किए कि क्यों लड़ना चाहिए चुनाव आपको। पिछले विगत दिनों में मैं 2018 में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी था, मात्र 1854 वोट से मैं हारा था। कांग्रेस की कलावती बहन जीती और जीतने के बाद कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई। इसके 6 महीने बाद उपचुनाव हुआ। मैं प्रबल दावेदार था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय वीटी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी और सब ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन अचानक हमारे महाराजा ज्योतिराज सिंधिया जी द्वारा ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 6 उपचुनाव हो रहे हैं और मुझे एक टिकट चाहिए। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा और उन्होंने सुलोचना रावत जी का टिकट मांगा। मुझे सीएम साहब ने और सभी ने बुला के कहा कि भाई केंद्रीय नेतृत्व का मामला है और आपको हम मेन चुनाव में देखेंगे, अभी उपचुनाव का मामला है और आप उनको जी जान से जीताओ। तो हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे पदाधिकारी और हमने सब ने मिल के सुलोचना रावत को 6000 वोटों से जिताया। इसके बाद लगातार हम हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन लगातार हम करते रहे और मुझे विश्वास था। मैं स्वयं मिशन 2023 में उम्मीदवार था। मैंने भी अपना उम्मीदवारी मैंने जताई थी और सारे सर्वे हुए, चाहे महाराष्ट्र के लोग आए थे सर्वे करने, गुजरात के विधायक रमेश कटारा जी भी सर्वे करने के लिए आए थे। वे 7 दिन तक यहाँ रुके और हर बूथ पे वो हर मंडल और हर बूथ और शक्ति केंद्र पर गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और महाराष्ट्र वालों ने भी पेश की। यहाँ तक कि अन्य जो संस्थाओं ने सर्वे किए उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट की है और उसमें ये निकल कर आया है कि मैं मतलब सर्वोपरि 1 नंबर पर मेरा नाम है। लेकिन मुझे टिकट दिया जाना चाहिए था और टिकट का लगभग मुझे विश्वास था कि मेरा टिकट हो जाएगा। सुलोचना रावत जी की बीमारी के कारण ये स्थिति हुई कि सुलोचना रावत जी उपचुनाव के बाद 1 महीने बाद बीमार हो गई और बीमारी के बाद वे उठ नहीं पाई, उनका हेड इंजरी हो गई और इसके बाद लगातार उनका बेटा भी यहाँ रहा, काम करता रहा। लेकिन जब मेन चुनाव आया तो ये निश्चित है कि सुलोचना जी की अस्वस्थता के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया जा सकता था, तब ये बात आई। परंतु ज्योतिराज सिंधिया जी जब आंबा विकास यात्रा को लेकर आए थे और विकास यात्रा में 10,000 लोगों के बीच में उन्होंने ये कहा कि हमारी सुलोचना बहन बीमार है और आपको उनके बेटे विशाल रावत को सहयोग करना है। उससे हमारे कहीं के लोगों में संशय पैदा हो गया था
इसके बावजूद भी हम निरंतर संपर्क में रहे, वरिष्ठ नेताओं के और हम वरिष्ठ पदाधिकारी के संपर्क में रहे, यहाँ तक कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सबसे मिले हम। आपको दादा कहाँ लगता है कि क्या सोचा पार्टी ने? आप ये कह रहे हैं कि सर्वे को दरकिनार कर दिया गया और सिंधिया जी के कैंप से ही ये टिकट दिया गया। ये सत्य बात है कि विशाल रावत की टिकट सर्वे को दरकिनार करके किया गया है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ, यदि सर्वे की रिपोर्ट देख ले तो उसमें सर्वप्रथम मेरा ही नाम आएगा। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन आम कार्यकर्ता, आम पार्टी के पदाधिकारी ने मुझे कहा नहीं, आपको लड़ना चाहिए। कल तो आपने शपथ ले ली। शपथ मैंने ये ली, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सरपंच, हमारे जनपद के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष ने ये कहा कि हम सब मिलकर आपको निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। यदि पार्टी का दबाव दिल्ली से या भोपाल से या कहीं और से आता है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। इस बात की मैंने शपथ ली। तो वाकई में आप पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ से ही मुझे काम करना है। और सीएम साहब आ गए, सिंधिया जी आ गए, नहीं तो भी नहीं हटेंगे पीछे। अच्छा, चर्चा है कि सिंधिया जी से आपकी कोई बात हुई थी? सिंधिया जी ने आपको बुलाया था? आमवा में जब सिंधिया जी ने ये वक्तव्य दिया, इसके बाद रात को मेरे पास फ़ोन आया कि आपको सांसद जी के यहाँ पर बुलाया है, अकेले बुलाया है। मैं गया, विशाल को भी बुलाया, अन्य लोग भी थे। जब मैं सिंधिया जी के पास गया मिलने के लिए, सिंधिया जी अकेले बैठे थे। सिंधिया जी ने मुझे कहा कि माधव सिंह जी, सिंधिया परिवार वचन देता है कि आपके सम्मान का ध्यान रखेंगे। तो मैंने सिंधिया जी को कहा कि साहब, मेरा सम्मान तो पार्टी ने बहुत किया है और सम्मान के साथ में मैं अभी हूँ। मेरे सम्मान की आवश्यकता नहीं, पार्टी के सम्मान की आवश्यकता है। यदि आप विशाल रावत को टिकट दोगे तो वो हार जाएगा, इसलिए पुनः सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाए। वो किसे टिकट दिया जाए मैंने कहा था। विशाल रावत सुन रहे थे बात? हाँ, विशाल रावत के सामने बात हुई, कोई दिक्कत नहीं। फिर सिंधिया जी ने ये भी कहा कि विशाल, हमने ये तय किया है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, ये भी बात हुई। तो अब जैसे आज आपने 2 फॉर्म लिए हैं, तो कैसे हैसियत से लिए दोनों फॉर्म? तो मैंने इसलिए ले लिए हैं अभी दोनों फॉर्म, क्योंकि एक व्यक्ति 4 फॉर्म ले सकता है। अब हमारे जो कार्यकर्ता विचार करेंगे कि क्या करना है, और जो हमारे कार्यकर्ता कहेंगे वही हम काम करेंगे। लेकिन बीजेपी में एक गुंजाइश रखी है आपने, एक फॉर्म बीजेपी से लिया है, उम्मीद है कि बीजेपी अपना फैसला बदलेगी? अब उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। बी फॉर्म आपको दे सकती है? अब क्या कह सकते हैं, उम्मीद है आपको? उम्मीद का क्या कह सकते हैं, पार्टी क्या विचार करे न करे। मतलब ये विचार पक्का है कि माधव सिंह जी लड़ेंगे? ये बात पक्की है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी की भावना के तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी आए, और चुनाव लड़ूंगा तो जीतने के लिए लड़ूंगा, ये बात सत्य है। तो पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई की आपको चेतावनी देगी, शायद कार्रवाई भी करे ना साहब, क्या दिक्कत है? पार्टी के लिए तो और कार्यकर्ता के लिए तो जीना है और कार्यकर्ता के लिए मरना है, क्या दिक्कत है? कार्यकर्ता है तो पार्टी है, और कार्यकर्ता नहीं है तो पार्टी नहीं है। अब मेरे पास यदि मैं अकेला भी पार्टी में रहूं और कार्यकर्ता की फौज नहीं रहे या हमारे पदाधिकारी हमारा साथ नहीं दे तो मेरा रहना बेकार, वैसे ही बेकार है। मतलब एक लाइन का एजेंडा है इस चुनाव में, क्या होगा आपका कि जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच एक लाइन का अगर एजेंडा पूछूं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आप लड़ रहे हैं या कुछ और भी सोच है? मैं कार्यकर्ता के सम्मान के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए, मैंने 2003 से जो विकास किए हैं वो एक अद्वितीय विकास है। हर क्षेत्र में मैंने विकास किया है और बिना भेदभाव के मैंने विकास किया है। ये थे माधव सिंह जी डाबर। दो टूक उन्होंने कहा कि इस चुनाव को, 2023 के चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। एक विकल्प, एक रास्ता पार्टी के लिए, हालांकि उन्होंने खोला हुआ है, एक आवेदन बीजेपी की ओर से लिया है ताकि बीजेपी अगर उनको एक मौका देती है, बी फॉर्म देती है तो ठीक, अन्यथा वो लड़ने को तैयार हैं। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।